हाय राम, देखो जरा इनको। खुद तो घर की ठंडी छांव में पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से अखबार पढ़ रहे हैं और यहाँ हमारे तेज तपती धूप में बर्तन मांजते मांजते आधी सूख गई हैं। इन मर्दों को लगता है घर का काम अपने आप हो जाता है, ना गर्मी लगती है ना थकान होती है। बस अरे सुनती हो, चाय बना दो। एक दिन ना तुम्हें भी 2 बाल्टी पानी और ये सारे बर्तन पकड़ाकर धूप में बैठाऊंगी, फिर पता चलेगा कि अखबार के पन्ने पलटना आसान है या घर संभालना। कमला अभी अपने पति को सुना ही रही थी कि अचानक चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। तेज कड़ी धूप पल भर में अंधेरे में बदल गई और ये नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। हे ऊपर वाले, ये क्या? अभी तो इतना तेज धूप थी, गर्मी से जान निकल रही थी, अचानक ये दोपहर रात में कैसे बदल गई? अरे बाप रे बाप, ये कमला लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। अरे तुम जल्दी से अंदर जाओ, अंदर हमारा बेटा अकेला सोया हुआ है। भगवान, आज तक ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। अरे जल्दी से तुम अंदर जाओ 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 जाओ। तभी आसमान में आधा चांद नमूदार होता है। उसकी चमक आज इतनी थी, कमला की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। इतना चमकीला चांद, कहीं ये नीला चांद तो नहीं? नीला भी चांद होता है क्या? मान लिया कि गर्मी से दिमाग तपने लगा, परंतु अब तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। अचानक मौसम कितना खुशमिजाज हो गया है। क्यों हुआ है बस ये नहीं पता। ना ही आंधी आई ना तूफान, फिर ये सब क्या है? आसमान में चांद के ऊपर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उसके सफेद कपड़े चांद की रोशनी को भी मात दे रहे थे। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था, उसी की तरह सुंदर। चांद पर बैठी स्त्री धीरे से धरती पर उतरी। तुम यही रहोगे अब से, आज से तुम्हारा यही घर है। किसी को बताना मत कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या मकसद है तुम्हारा, क्या चाहिए तुमको इस धरती लोक से। लीजा की बात सुनकर बच्ची मुस्कुराई। उसकी मासूम सूरत नूर से बेपनाह भरी हुई थी। डर उस बच्ची की आंखों में दूर दूर तक नहीं था। लीजा ने बच्ची को पास में ही चारपाई पर लेटाया और खुद जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। कमला और रतन मुंह खोले ये सब देख रहे थे। अजी सुनते हो, देखो देखो, हमारे घर में परी अपना बच्चा छोड़ के गई है। सुन भी रहे हो आप? क्या कह रही हूँ मैं? अरे सुन ही नहीं रहा, देख भी रहा हूँ कमला। अरे वो कोई परी नहीं थी। आसमान से आई हर एक चीज परी नहीं होती है। वो तो कुछ अजीब ही लगी मुझे। पता नहीं क्या थी, कौन थी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी और अपना नन्हा सा बच्चा क्यों छोड़ गई, कुछ नहीं पता। हे भगवान, क्या बताएं अब। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। हम निसंतान होते तो आज कितनी खुशी होती, परंतु हमको तो बच्चे की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों छोड़ गई वो अपना बच्चा? एक काम करते हैं, इस बच्चे को कहीं छोड़ आते हैं। हमें चाहिए ही नहीं बच्चा। अब वो जो भी थी, आज नहीं तो कल बच्चा लेने जरूर आएगी, देखना तुम। और जब उसको लगेगा कि बच्चा यहाँ नहीं है तो वो मुझे और तुम्हें ही नहीं, हमारे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्या करें? क्या करेगा? इसको पालना ही होगा। अब जो होगा देखा जाएगा। अरे पूरे गांव में से यदि वो बच्चा हमारे पास छोड़कर गई है तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना इसका। अब बस गांव वालों से बच बचाकर पालना होगा इस बच्चे को। चलो। दोनों बच्चे के पास गए। बच्चा अभी भी किलकारी मारकर हंस रहा था। दोनों के चेहरे पर उस सुंदर बच्चे को देखकर मुस्कुराहट आ गई। अरे हे कमला, ये तो बेटी है। अरे बेटियां तो ऊपर वाले का आशीर्वाद होती है। इसको तो आशीर्वाद समझकर पालेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कमला, इसकी माँ कोई नेक शक्ति थी। न हमसे कोई सौदा किया, न डराया, न मजबूर किया, न कुछ कहा। बस हम पर भरोसा किया और खुद की बच्ची सौंप गई। ऐसा कौन करता है? हो सकता है कोई मजबूरी रही हो उसकी, है ना?
ये खुद जितने अच्छे हैं ना, दूसरे भी इनको उतने ही अच्छे लगते हैं। हमें सतर्क रहना होगा इस बच्ची से। हो सकता है ये हमारे लिए धन की कुंजी हो, और हो सकता है फंदा हो फांसी का। कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे समय बीता और 18 वर्ष बीत गए। जैस्मीन गांव की बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी खामोशी में एक अजीब सा रहस्य छिपा रहता था। एक रात जैस्मीन गहरी नींद में सो रही थी कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक सुरीली मगर बेचैन कर देने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी। जैस्मीन, जैस्मीन बाहर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उठ जाओ जैस्मीन, वक्त आ गया है। ये फिर से वही आवाज। आखिर कौन है जो मुझे पुकारता है? पूरी 18 वर्ष से हर रात में एक ही आवाज कैसे सुन सकती हूँ? आखिर क्या रिश्ता है मेरा इस आवाज से? जैस्मीन पसीने से तरबतर बैठी थी कि तभी आहट पाकर पास सो रही कमला की आंख खुल गई। क्या हुआ जैस्मीन, तुम आज फिर इस वक्त उठकर बैठ गई? सब ठीक तो है ना? रात भर खुद भी जागती हो और मेरी भी नींद खराब करती हो। कोई मुझे पुकार रहा है माँ, मुझे बहुत करीब से बुला रहा है कोई। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ। ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। खामखा परेशान होती रहती हो। कमला दोबारा सोने का नाटक करती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पता नहीं मुझे इस बला को और कितनी देर झेलना पड़ेगा। बस मुझे जल्दी से इसे इसके असली परिवार के पास वापस भेजना है। उस आसमान वाली औरत ने इसे यहाँ छोड़ा था तो यकीनन इसके बदले हमें ढेर सारा धन और बहुत कुछ मिलेगा। आखिर 18 साल तक मैंने इसे मुफ्त में थोड़ी पाला है। अगली सुबह होते ही जैस्मीन बिना किसी को कुछ बताए चुपके से घर की दहलीज लांघ जाती है और तेज कदमों से घने जंगलों की ओर बढ़ने लगती है। अब बहुत हो गया, अब मुझे वही करना होगा जिसके बारे में मैंने सालों से सोचा है। मुझे अपने वजूद का सच जानना ही होगा। जैस्मीन जंगल के बीचों बीच एक छिपी हुई झील के किनारे पहुंचती है। वहाँ पत्थर पर एक 30 साल का युवक बैठा था जिसका नाम हेमंत था। हेमंत, क्या तुम वे चीज लाए हो जो मैंने तुमसे मंगाई थी? हाँ हाँ जैस्मिन, क्यों नहीं। जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। लेकिन जैस्मिन ये बताओ, कब तक ये सब लुका छुपी हम करेंगे और तुम्हारा मकसद क्या है? जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए मैं रुक नहीं सकती। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बस हमें आगे का रास्ता सावधानी से तैयार करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। हेमंत अपनी जेब से एक चमकती हुई रहस्यमयी वस्तु निकालता है और जैस्मीन की हथेली पर रख देता है। वो चीज चांद की रोशनी की तरह सफेद चमक रही थी। ये वही है ना? हाँ, अब इसके बाद तुम जो चाहती हो वो जरूर पूरा होगा। लेकिन संभल कर रहना जैस्मिन, शक्तियां जितनी सुंदर होती हैं उतनी ही खतरनाक भी। हेमंत वहां से चला जाता है और जैस्मीन उस वस्तु को मुट्ठी में दबाकर चोरी छिपे अपने घर लौटाती है। वो दबे पांव खिड़की से झांकती है। कहीं माँ ने मुझे देख ना लिया हो, वरना वे फिर से सवालों की बौछार कर देंगी और मेरे पास एक भी जवाब नहीं है। जैस्मीन फुर्ती से अंदर आकर उस रहस्यमयी चीज को एक पुराने संदूक के नीचे छिपा देती है। बस कुछ क्षण और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। ये क्या, तुम कहाँ गई थी जैस्मीन? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि बिना बताए बाहर मत जाया करो। कुछ नहीं माँ, वो मैं तो बस बाहर पानी लेने गई थी। पानी लेने? पर तुम्हारे हाथ तो खाली है जैस्मीन। तुम आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो। क्या छुपा रही हो तुम? जैस्मीन का खाली हाथ देखकर कमला का पारा चढ़ जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी नाक के नीचे कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। बिना घड़े का पानी? वाह, अब क्या आसमान से सीधा तुम्हारे हाथों में पानी टपकता है? मुझे बेवकूफ समझना छोड़ दो जैस्मीन। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम हम लोगों से कुछ बहुत बड़ा बात छुपा रही हो। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। जैस्मीन बिना कोई जवाब दिए नीची नजरें किए वहां से अपने कमरे की ओर निकल जाती है। तभी रतन
थका हारा बाहर से आता है और दोनों को उलझते देख बीच बचाव करने लगता है। हाँ, अरे 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 भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह बेचारी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? अब क्या हो गया है? चलो रुको रुको रुको, क्या हो गया बताओ मुझे। देखो जी, ये मेरी सगी बेटी नहीं है, इसीलिए आपको दर्द नहीं हो रहा। 18 वर्षों से पाल रही हैं इसे, पर अब इसके लक्षण बदल रहे हैं। आधी रात को उठती है, बिना बताए जंगल जाती है, किससे मिलती है और क्या लेकर आती है मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकालो, वरना ये पूरे गांव में हमारी नाक कटवाएगी। ओहो, कैसी बातें कर रही हो कमला? वो मेरी बेटी है, मैं उसे घर से निकाल दूं, ये सब तुम्हारी ख्याली बातें हैं। क्या बात करती हो तुम? क्यों घर से निकाल दूं उसको? हाँ, कुछ भी कहती हो। जाओ, जाकर मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है, थक गया हूँ। चलो जाओ। हाँ, जब भी कोई गंभीर बात करो आपको भूख लग जाती है। ठीक है, लाती हूँ खाना। कमला रसोई में चली जाती है, पर रतन वहीं बैठ जाता है। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। सच तो ये है कि जैस्मिन को देखकर मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, पर अगर मैं कमला के सामने कुछ बोलूंगा तो वो राई का पहाड़ बना देगी। मुझे खामोश रहकर ही सच्चाई का पता लगाना होगा। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। जैस्मीन और हेमंत की मुलाकातें अब अक्सर होने लगी थीं। एक दिन वो दोनों हमेशा की तरह उसी शांत झील के किनारे बैठे थे। तभी पास से गुजर रहे गांव के एक व्यक्ति सुमेश की नजर उन पर पड़ गई। अरे, ये तो रतन की बेटी जैस्मिन है, और ये पड़ोस के गांव वाले लड़के के साथ क्या कर रही यहाँ पे? वाह, ये लड़की तो बचपन में लोगों की परछाई से भी दूर रहती थी, फिर आज ये चमत्कार कैसे हो गया? जरूर कोई गहरा राज है, मुझे गांव में सबको बताना होगा। हाँ। सुमेश वहां से तेजी से गांव की ओर भागा। उधर झील के किनारे जैस्मीन हेमंत का आभार जता रही थी। हेमंत, तुम मेरा बहुत साथ देती हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मेरी ये अजीबोगरीब मांगे सुनकर मुझे पागल समझता, पर तुमने मुझे हर वो रहस्यमय सामग्री ला कर दी जिसकी मुझे जरूरत थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैस्मिन, सही बताऊं तो तुम पहली लड़की हो जिसकी बात मैं इस तरह से मानता हूं। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जैस्मीन बस मुस्कुरा देती है और घर की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सोमेश हांफते हुए रतन के घर पहुंचता है। अरे रामेश भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? अरे भाभी, भूत ऊत नहीं देखा, हकीकत देख कर आ रहा हूँ मैं। तुम्हारी बेटी जैस्मिन जो है ना, वो पड़ोस के गांव के लड़के के साथ जंगल में बैठी हुई थी। उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आप लोग अपनी बेटी पर लगाम कसिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ, रह जाइएगा ठन गोपाल। सुना आपने? मैं कहती थी ना कि ये लड़की कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है। अब तो गांव वाले भी बातें करने लगे हैं। चल ठीक है सोमेश, तूने बता दिया, अब मैं देख लूंगा। आज वो घर आती है तो मैं उससे सख्ती से बात करता हूँ। चल भाई, नमस्कार। सोमेश के जाने के बाद रतन अंदर से पूरी तरह हिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बच्ची उसकी उंगली पकड़कर बड़ी हुई, वो उससे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकती है। हाँ, मुझे उस पर सख्ती से नजर रखनी होगी। आखिर उसका असली मकसद क्या है? वो उस लड़के से छुपकर मिल क्यों रही है? बचपन से जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, आज भला वो इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रही है? कहीं ये उस चांद और उस रात के रहस्य से तो नहीं जुड़ा है? कुछ और दिन बीत गए। जैस्मीन और हेमंत की योजना अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। एक शाम जैस्मीन हेमंत से मिलकर घर लौटती है। तभी कमला हाथ में डंडा लिए उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। बस एक कदम भी आगे मत बढ़ाना।
आज फैसला होकर रहेगा। अजी सुन लो कान खोलकर, आज या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं। अगर आपने आज इसे घर से बाहर नहीं निकाला तो देख लीजिएगा। बेटी जैस्मिन, अरे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, पूरा गांव थू थू कर रहा है। बताओ तुम उस लड़के से क्यों मिलती हो? आखिर क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? पिताजी, मैं आपको सब सच बताने ही वाली थी, पर वक्त ने साथ नहीं दिया। हेमंत के घर में इस वक्त मेरी जरूरत है। उसे किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ रहा है और उसकी माँ शीला घर में अकेली है। मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास रहना चाहती हूँ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? ये क्या बातें कर रही हो बेटी? गजब बात करती हो तुम। अरे बिना शादी ब्याह के तुम किसी पराये घर में कैसे रह सकती हो? अरे क्या समाज और मर्यादा का तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है? क्या बात कर रही है? देख रही हो कमला क्या कहती है? ये एक पराये मर्द के साथ उसके घर में रहना है इसको अकेले? दिमाग खराब कर दिया इसने तो। मर्यादा? अजी इसके खून में ही दगा है। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि ये एक दिन हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। तू कहीं नहीं जाएगी। तू तो मेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। तुझे ऐसे कैसे आजाद कर दूं? मुझे पता है तेरे साथ कोई बड़ी दौलत जुड़ी है। मैं जानती हूँ माँ, आप मुझसे प्रेम नहीं करती। आपको सिर्फ उस धन का लालच है जो आपको लगता है कि मेरे जरिए मिलेगा। पर मुझे इन बातों पर बहस नहीं करनी। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगी। तो वापस क्यों आएगी? चली जा और फिर कभी इस चौखट पर अपना मनहूस कदम रखना भी मत। निकल जा यहाँ से। जास्मीन बिना कोई और शब्द बोले भारी मन से मुड़ती है और फिर से उन्हीं घने जंगलों की ओर चल देती है। जैस्मिन, अरे रुको जैस्मिन, बेटा जैस्मिन, जैस्मिन। अरे ये क्या कर दिया तुमने भाग्यवान? अरे बेचारी कहाँ जाएगी अब? जहाँ जाना है जा, हमें क्या? उसकी वजह से पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। अब मैं और रुसवाई नहीं झेल सकती। उधर जैस्मीन जब हेमंत के घर पहुंचती है तो वहां का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। हेमंत की माँ शीला जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थीं। काकी, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? हेमंत कहाँ है? बेटी, मेरा बेटा कल सुबह से घर से निकला है, अभी तक नहीं लौटा। वह किस हाल में होगा, कहाँ होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे डर लग रहा है कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। आप चिंता मत कीजिए काकी, हेमंत मिल जाएगा। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। मेरी खातिर मेरे बेटे को सही सलामत वापस ले आओ बेटी। मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी काकी, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। जास्मीन जंगल के चप्पे चप्पे में हेमंत को ढूंढती है पर उसका कहीं पता नहीं चलता। वो थक हार कर वापस शीला के पास आती है। इसी बीच गांव में एक अजीबोगरीब दहशत फैलने लगती है। गांव का एक व्यक्ति सोमेश घबराया हुआ गांव के मुखिया के पास पहुंचता है। अरे मुखिया जी अनर्थ हो गया। मैंने झील के पास जो देखा और जो सुना वो कोई साधारण बात नहीं है मुखिया जी। अरे 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 शांत हो जा, पहले सांस तो ले ले। साफ साफ बता क्या हुआ है? मुखिया जी, मैं उस झील के पास से गुजर रहा था जहाँ जैस्मिन और वो लड़का हेमंत अक्सर मिलते थे। आज वहाँ कोई नहीं था। झील का पूरा किनारा सूना पड़ा था। फिर भी मुझे उन दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। उनकी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी, जैसे उनकी रूहें वहाँ पे कैद हो गई हो। हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है मुखिया जी। क्या फालतू की बात कर रहा है? बिना इंसान के आवाज कैसे आ सकती है? अरे मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी। वो जैस्मिन कोई मामूली लड़की नहीं है। वो कोई जादुई बला है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो पूरे गांव को अपने बस में कर लेगी। ये तो बहुत बड़ी घटना है। चलो अभी रतन के घर चलते हैं और इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। चलो। मुखिया और गांव के लोगों की भीड़ रतन के घर के आंगन में घुसती है। रतन और कमला घबराकर बाहर निकलते हैं। भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रतन, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम हमसे अब कुछ नहीं छुपा सकते। अरे तुम्हारी बेटी जैस्मिन कोई साधारण लड़की नहीं है।
अब बताओ आखिर उसका सच क्या है? अरे गांव में ये कैसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं? अरे अरे मुखिया जी थोड़ा शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। अब और क्या छुपाना जी। मुखिया जी सच तो ये है कि वह मेरी कोख से नहीं जन्मी। आज से 18 साल पहले वह चांद से उतरकर हमारे आंगन में आई थी। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा तो किया, पर अब उसकी शक्तियाँ हमारे बस से बाहर हो रही हैं। अरे कमला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा सच उगल दिया, तो तुम्हारा दिमाग ठीक है तुम्हारा? ओ, तो इतना बड़ा सच तुम लोगों ने गांव वालों से छुपाया? अरे वो कोई जादुई बला है और तुम उसे गांव में पाल रहे थे अब तक। मैं कहता हूँ चलो सब लोग, आज उस लड़की को दंडित करके ही रहेंगे। चलो। उधर हेमंत के घर में जैस्मीन खिड़की के पास बैठी शून्य में ताक रही थी। उसका मन हेमंत की फिक्र में डूबा हुआ था। मैंने सब जगह हेमंत को ढूंढ लिया, पर वह कहीं नहीं मिला। आखिर वह इस तरह कहाँ जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है इन गांव वालों ने ही हेमंत के साथ कुछ गलत किया है। वही लोग हमारे ऊपर दृष्टि रखे हुए थे। तभी मुखिया सोमेश और बाकी गांव वाले हेमंत के घर पहुँचे और जैस्मीन को घेर लिया। जैस्मिन, अब तुम्हारा सच हमारे सामने है। बताओ, अरे तुमने हमारे जंगल पर क्या जादू किया है? तुम वहां नहीं होती हो, फिर भी तुम्हारी और उस लड़के की आवाजें पेड़ों से टकराती हैं। तुम्हारी वजह से हमारी गाय और बकरियां जंगल में चरने से डरती हैं। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? बताओ तुम। आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मैंने कोई जादू नहीं किया। अब झूठ मत बोलो। तुम्हारे माता पिता ने खुद स्वीकार किया है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, बल्कि चांद की दुनिया से हो। बहुत जल्द हम तुम्हारा पूरा रहस्य जान लेंगे और फिर देखना हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। गांव वाले उसे धमकियां देते हुए वहां से चले जाते हैं। जैस्मीन वहीं खड़ी रहती है, पर अब उसके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि थी। तो मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और इन गांव वालों ने यकीनन हेमंत को डराकर भगा दिया है या उसे कैद कर लिया है। अब ये गांव वाले मेरा असली रूप देखेंगे। इन्हें अंदाजा भी नहीं कि ये किससे टकरा रही हैं। जैस्मीन तेज कदमों से चलती हुई गांव की सीमा पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मुट्ठी को कस लिया। अचानक पल भर में नजारा बदल गया। किसी को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अभी आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन पलक झपकते ही काले घने बादलों ने सूरज को ढक लिया। दिन में ही गहरा अंधेरा छा गया। तेज कड़कड़ाती बिजली आसमान का सीना चीरने लगी और हवाएं तूफान में बदल गईं। गांव के लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? अरे अभी तो मौसम इतना साफ था, अचानक से काली घटाएं और ये भयानक बिजली, जैसे प्रकृति हमसे नाराज हो गई हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे मुखिया जी देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे गांव की सीमा पर जैस्मिन खड़ी हो और वही सब कुछ कर रही है। देखिए। जैस्मिन की आंखों से सफेद रोशनी फूट रही थी। उसकी सच्चाई अब एक विनाशकारी रूप ले चुकी थी। गांव वालों को अब समझ आने लगा था कि उन्होंने किसी साधारण लड़की को नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति को ललकारा है। मुखिया जी, मुझको तो लग रहा है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है हमारे गांव के साथ। पता नहीं, आखिर गुरुदेव ने तो कहा था कि हमारे गांव में बहुत जल्द एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। कहीं उनकी भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मुखिया जी। नहीं। तभी सभी की नजर सामने खड़ी जैस्मीन पर गई, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम सबने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत अब तुम सबको चुकानी पड़ेगी। अरे भला हमने तुम्हारे साथ किया क्या है? तुम्हारी वजह से हेमंत कहीं चला गया और वे कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। जब तक वह वापस नहीं आता तब तक मेरा कहर तुम सब भुगतोगे। तुम सोच भी नहीं सकती वो कितना अहम काम कर रहा था। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, आसमान से आई हुई हो। देखो, हम सबसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, लेकिन हमारे साथ ऐसा मत करो जैस्मिन। तुमने जो किया वे तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
फिर जैस्मीन वहाँ से चली जाती है और आसमान से तेज बिजली के साथ बारिश शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमला घर में बैठी परेशान हो रही थी। हमने इतने वर्षों तक इस लड़की की परवरिश की, लेकिन उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कमला? ये सब छोड़ो कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये बात मानो कि पूरे गांव वालों को पता चल गया कि वो आसमान से आई हुई लड़की है। पता नहीं गांव वाले उसके साथ क्या करेंगे और वो गुस्से में गांव वालों के साथ क्या करेगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। खामखा आप हमेशा परेशान होते रहते हो। छोड़ो, हमें उससे क्या, हमें तो बस अपने बेटे में ही खुश रहना चाहिए। फिर दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी सुमेश वहाँ भागता हुआ आता है। अरे रतन भाई जल्दी से अपनी बेटी को समझा लो, वो हमारे पूरे गांव पर कहर बनकर बरस रही है। अरे सभी जगह पानी भर चुका है। अरे रतन भाई समझा लो, ये बारिश और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरे तो क्या ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है? हाँ और नहीं तो क्या। अरे मैंने तो सोचा था ऐसे ही हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हमें उसे मनाना होगा, उसको गुस्सा बहुत आता है। अरे बाप रे। अरे रतन जल्दी से कुछ कर भाई। अरे देख ये बारिश और ये पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरे बाप रे। हाँ, मैं उससे बात करता हूँ मुखिया जी। भले ही वो मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसकी परवरिश पूरे 18 वर्षों तक की है। वो मेरी बात जरूर मानेगी। हाँ तो चलो हम अभी उसके पास चलते हैं जहाँ वो रहती है। चलो। रतन और सुमेश दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और गांव के बाहर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ जैस्मीन बाहर बैठी हुई थी। बेटी तुम ठीक तो हो ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चली जाइए यहाँ से। देखो बेटा, गांव वालों ने जो अपराध किया है उसकी सजा ईश्वर स्वयं देंगे ना। तुम इस तरह गांव में कहर मत बरसाओ बेटा, तुम्हें हेमंत मिल जाएगा। बस इन लोगों को माफ कर दो। अरे उनके साथ साथ तुम गांव के उन बेजुबानों को भी सजा दे रही हो जिनका इसमें कोई दोष नहीं है। बेटा मान जाओ। ठीक है, आपने इतने दिनों तक मुझे एक अच्छी परवरिश दी है तो मैं गांव वालों को माफ करती हूँ। फिर जैस्मीन जैसे ही आसमान की तरफ देखती है, अचानक आसमान से बारिश और काले बादल सभी गायब हो जाते हैं। हमें माफ कर दो जैस्मिन, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन आज हम सब मरते मरते बचे हैं। चलो जी अब हम चलते हैं। अब हम कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। तुम्हें जो मन में आए वो करो, तुम्हारी जिंदगी है। ठीक है। हाँ, ए बेटी ये सब क्या है? तुम आखिर करना क्या चाहती हो और तुम किस मकसद से धरती पे आई हो? बताओ। पिताजी, मुझे आपको ये सब बताने का आदेश तो नहीं है, लेकिन आप मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरी दुनिया, जिसे नक्षत्र लोग कहते हैं, वहाँ की रोशनी और ऊर्जा खत्म हो रही है। वहाँ के जीवन को बचाने के लिए मुझे धरती से अमृत कण ले जाने हैं। अगर मैं ये नहीं ले जा पाई तो मेरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। अरे अरे ये ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मेरे दादाजी ने कहा था। उन्होंने बताया था कि बहुत सालों बाद आसमान से कोई आएगा और धरती से अमृत कण लेकर जाएगा ताकि वो अपनी दुनिया बचा सके। हाँ, यानी कि तुम सच में वही दिव्य शक्ति हो। हाँ पिताजी, और हेमंत वही है जो इसमें मेरा साथ दे रहा था ताकि मैं जल्दी से वे कण इकट्ठे करूं और अपनी दुनिया बचा सकूं। हाँ, तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा यह काम जरूर पूरा होगा। बिल्कुल चिंता मत करो। फिर रतन वहाँ से चला जाता है। तभी दूर से हेमंत आता हुआ दिखाई पड़ता है। जैस्मीन उसे देखते ही खुश हो जाती है और भागकर उसके पास जाती है। हेमंत, तुम आ गए। मैंने सोचा था कि तुम कहीं फंस गए हो, इसलिए मैंने गांव वालों को सजा भी दी। तुम कहाँ थे? जैस्मिन, मैं उसी नीलमणि कलश के इंतजाम के लिए गया था जिसके बिना तुम अमृत कणों को अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकती थी। रास्ते में मुझे मायावी जंगलों और जहरीली गुफाओं का सामना करना पड़ा। कई बार तो लगा कि मैं नहीं बचूंगा, पर देखो मैं इसे ले आया। हेमंत अपने थैले से एक चमकता हुआ नीलमणि कलश निकालकर जैस्मीन को देता है।
उसे लेते ही जैस्मीन की आंखें भर आती हैं। तुमने मेरा काम पूरा कर दिया हेमंत। अब मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ जैस्मिन, सही बताऊं तो मेरा मन भी बहुत दुखी है, लेकिन देखो तुम्हारी दुनिया खतरे में है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक महान मकसद के लिए यहाँ भेजा था और तुम्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जाओ, तुम जाओ जैस्मिन, जाओ। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जैस्मीन कलश लेकर झरने के पास खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी वहाँ उसकी माँ लीजा प्रकट होती हैं। मेरी बेटी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। 18 साल बाद तुम्हें इस रूप में देखना मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। माँ, तुम उदास क्यों लग रही हो जैस्मीन? माँ, मैं पृथ्वी से जाना नहीं चाहती हूँ। तुम तो जानती हो हमारा नियम। 18 वर्ष तुम यहाँ रही और नहीं रह सकती। तभी पीछे से हेमंत आ जाता है और लीजा के सामने आकर हंसते हुए कहता है, देवी, शायद आप अपनी बेटी को शिक्षा देना भूल गई। इंसान उतने भी अच्छे नहीं होते जितने अच्छे आप लोग समझ लेते हो। क्या बोल रही हो तुम? अरे जो कलश तुम्हारे पास है वो मेरे घर का पुराना कलश है। असली कलश तो मेरे पास है। हेमंत ने एक चमकता हुआ कलश लीजा को दिखाया। हाँ, ये ही असली कलश है। जैस्मीन, फिर तुम्हारे पास कौन सा कलश है? चल हुआ है मेरे साथ। ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो हेमंत। हाँ, आराम से बोलो, आराम से बोलो। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? इतनी मुश्किल से वो मार्ग तय किया जिसकी तलाश तुम्हें बहुत वर्षों से थी। फिर मुझे तुम मिली। तुमको पता था कि नीलमणि कलश कैसे मिलेगा, वहां कब जाना है, कैसे जाना है, पर लेकर तो मैं ही आया ना। उस पे अधिकार तुम्हारा नहीं है। अब हटो रास्ते से, जाने दो। चंद्रमा की दुनिया में वहां का एक मालिक बनूंगा मैं। ये पृथ्वीवासी कभी अपने नहीं हो सकते। 18 वर्ष मैंने खुद को छुपा कर रखा। इतना आसान नहीं था, परंतु फिर भी गलती कर बैठी। पता ही नहीं लगा कि हेमंत मेरी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि मैं इसकी मदद कर रही थी। अरे समय नहीं है मेरे पास। मुझे चंद्रमा की दुनिया का रास्ता बताओ। तभी पीछे से रतन आता है। हेमंत, शायद तुम भूल रहे हो। तुम्हारी दृष्टि मेरी बेटी पे थी तो मेरी तुम पे थी। जब तुमने ये नीलमणि कलश हासिल किया ना, तब वहां ये भी सुना ही होगा कि कोई इंसान आसमानी दुनिया तक नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता, लेकिन जैस्मिन की माँ तो ले जा सकती है ना मुझे। रतन ने हेमंत की ओर एक चमकता हुआ छोटा सा दर्पण फेंका, जिससे हेमंत के हाथ से वो नीलमणि कलश गिर गया। जैस्मीन ने तुरंत ही उसको उठा लिया। ये दर्पण अभी तक आपके पास था। मुझे लगा आपने इसका उपयोग कर लिया होगा। नहीं, जब बात बेटी की जिम्मेदारी की हो तो बाप सबसे पहले बेटी की जिम्मेदारी के बारे में सोचता है और अपनी जिंदगी की सारी मेहनत और धन बेटी पे न्यौछावर कर देता है। अरे ये तो फिर भी आपकी ही अमानत थी। माँ, ये क्या था? ये जादुई दर्पण था। जब मैं तुमको धरती पे छोड़ गई थी तब वो तुम्हारे माथे पे था। ये इतना कीमती था कि जिसके पास ये वो हो, वो धरती का सबसे ज्यादा धनवान इंसान होता है, पर रतन ने उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। पिताजी, आपने इतने साल इसको छुपा के रखा। इतनी गुर्बताई घर में। माँ हर समय धन के बारे में पूछती थी मुझसे, मेरा पीछा करती थी, फिर भी आपने माँ को कुछ नहीं बताया। आपने कभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारी माँ लीजा तुमको पालने की कीमत दे गई थी मुझे, और बेटी कीमत दे के नहीं पाली जाती। तीनों की आंखें नम हो गईं और लीजा जैस्मीन के साथ अपनी दुनिया का रुख करती है।